आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा सेकेंड ईयर खंड का पाठ 5। हिंदी भाषा सेकेंड ईयर BA BCom BSc BHSC का जो हिंदी भाषा का कोर्स है वो एक ही है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 5वां पाठ संभाषण कुशलता। आइए पढ़ते हैं। इसमें आपको कैसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड का पाठ 5वां संभाषण कुशलता, जिसे लिखा है पंडित माधवराव सापरे ने। आइए इसके पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है, संभाषण कुशलता पर माधवराव सापरे के विचार स्पष्ट कीजिए, अथवा संभाषण कुशलता का सार लिखिए, अथवा संभाषण क्या है इसके महत्व को समझाइए, अथवा संभाषण का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। आइए इसके उत्तर पे जाते हैं। उत्तर है, संभाषण कुशलता पर माधवराव सापरे के विचार। संभाषण सम और भाषण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है संयम और भाषण का अर्थ होता है बोलने की कला। इस तरह संभाषण का अर्थ संयम पूर्वक बोलने की कला से है। संसार में मनुष्य को आनंद देने वाली जितनी सामग्री है उनमें से परस्पर आलाप, संभाषण अथवा बातचीत भी एक है। यह ऐसे ही आनंददायक नहीं है, बल्कि इससे हमें अपनी बुद्धि को अधिक विकसित करने का तथा अपनी संकीर्ण हृदयता को दूर करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन रूपी लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य गुणों के साथ साथ संभाषण कुशलता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। संभाषण अथवा परस्पर बातचीत वह कुंजी है जो हृदय के खजाने को खोलकर समाज के सामने परीक्षा के लिए रख देती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने नीति का उपदेश देते हुए समय मूर्खों को यही शिक्षा दी है कि बुद्धिमानों के सामने बोलो मत, चुप रहना ही बेहतर है, नहीं तो तुम्हारी मूर्खता उनके सामने प्रकट हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य समुचित रीति से संभाषण कुशल हो जाता है वह अपने और दूसरों के बड़े बड़े हितकर कार्यों को चुटकी बजाते ही कर सकता है, और हंसते खेलते वह दूसरों को स्थायी शिक्षा दे सकता है। संभाषण में आदर का भाव होना चाहिए। संबोधन करते समय बड़ों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए तथा उन्हें सम्मानजनक शब्दों के माध्यम से संबोधित करना चाहिए, जैसे महाशय, महोदय, महानुभाव आदि। छोटे के प्रति स्नेह का भाव होना चाहिए। संभाषण में भाषा की शालीनता और सभ्यता होनी चाहिए। किसी भी तरह के कठोर व अलासीन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो सबको अच्छे लगे। जब हम देखते हैं कि हमने अपनी संभाषण शक्ति को कितना पुष्ट और सुयोग्य बनाने का प्रयास किया है, तब हमें अपनी मूर्खता तथा कर्तव्य परायणता पर हंसी आती है। होश के साथ बातचीत करना तो दूर, कभी कभी आम कहने की इच्छा रखने के बावजूद नीम कह डालते हैं और सुनने वाला हमारी कड़वी बातों से ऊब जाता है। सामने वाला व्यक्ति फिर कभी आपसे बात करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अमुक व्यक्ति के पास संभाषण कुशलता की कमी है। जिस मनुष्य को अच्छी तरह मालूम है कि किस मौके पर किस मनुष्य के साथ कैसी बातचीत करनी चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके पास एक बड़ा भारी अस्त्र है। वह व्यक्ति उस अस्त्र की सहायता से समाज में लोकप्रिय हो सकता है। समयानुकूल बात करना और संभाषण चातुरी का होना भी परम आवश्यक है। जो भी संभाषण करे वह समाज और समय की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। समाज के नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही इधर उधर की बातें करनी चाहिए। जो काम अधिक द्रव्य से या शक्ति प्रयोग से भी नहीं हो सकता, वह काम मौके की बात कहने से सहज ही हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि अकबर के मंत्री बीरबल अपनी संभाषण चातुरी गुण के कारण कैसे कैसे अनहोनी तथा कष्ट साध्य कामों को क्षण भर में कर देते थे। संभाषण करते समय जो भी भाषा का प्रयोग किया जाए वो आनंददायक होनी चाहिए। भाषा ऐसी मधुर एवं विनम्र होनी चाहिए कि सुनने वालों को उसमें रस और आनंद आ जाए। संभाषण शक्ति ईश्वर की एक अमूल्य देन है, जिसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करने की अधिकारी और जिम्मेदारी स्वयं हमारी है। इसी शक्ति के सदुपयोग से हमारे जीवन की आंशिक सार्थकता हो सकती है और परोपकार भी यथाशक्ति किया जा सकता है। अतः हमें सदैव इस शक्ति को स्वस्थ और मार्जित अवस्था में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये है आपके प्रश्नों का उत्तर। तो हम लोगों ने क्या जाना, संभाषण क्या है, संभाषण कुशलता का सार,
और महत्व और संभाषण कुशलता पर माधव राव सप्रे के विचार। अब हम जाते हैं अगले प्रश्न पर। यह था पहला प्रश्न। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ चुके हैं। यहाँ पे प्रश्न 22 लिखा है। प्रश्न 22 का मतलब है कि हमने अभी तक हिंदी भाषा में जितना भी प्रश्न पढ़ा है उसमें से ये प्रश्न नंबर 22वां है, लेकिन ये इस पाठ 5 का दूसरा प्रश्न है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। पंडित माधवराव सप्रे ने संभाषण की कुशलता पर विशेष रूप से किन बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है? अथवा एक अच्छे संभाषणकर्ता की विशेषताएं लिखिए, अथवा संभाषण के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए उल्लेख कीजिए, अथवा संभाषण करते समय ध्यान देने योग्य 4 बातों को बिंदुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है संभाषण का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। संभाषण के द्वारा हम समाज में सम्मान पा सकते हैं, लेकिन परस्पर बातचीत के दौरान हमें बहुत सी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित है। पहला है सच्चाई। संभाषण के समय हमारा ध्यान सच्चाई पर केंद्रित होना चाहिए। जो मनुष्य सदा सच्चाई की बातों पर ध्यान देकर बातचीत किया करते हैं उनकी बातों का दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। झूठ बोलने से हम स्वतः दूसरों का नुकसान तो कर ही सकते हैं, परंतु उससे हम खुद अपना भी बड़ा भारी यह नुकसान कर बैठते हैं कि हम जिस मनुष्य के पास जाते हैं वही हमें घृणा की दृष्टि से देखता है, हमसे नफरत करने लगता है, हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करता। फलतः यह होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारे दुख का साथी नहीं होता, बल्कि हमारे दुख से दूसरों को सुख मिलता है। इसलिए कम से कम अपने स्वार्थ की खातिर हमें अवश्य ही सच बोलने की अभ्यास करनी चाहिए। जीवन में सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। सत्य की महिमा अपार है। शास्त्रों और ऋषियों ने कहा है कि सत्यमेव जयते नानुत्रम, अर्थात सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। हम उन्हीं व्यक्ति को पसंद करते हैं जो सदैव सत्य बोलते हैं। झूठे और मक्कार लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो यह था पहला, सच्चाई। और दूसरा क्या है? समय और समाज की आवश्यकता। समय और समाज की आवश्यकताओं के प्रतिकूल कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। प्रचलित विषय पर कुछ बोलना या उसे ध्यानपूर्वक सुनना श्रेष्ठ होता है। जब किसी विषय पर बातचीत हो रही है तब उसके समाप्त हुए बिना नए विषय को जबरदस्ती शुरू नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने हमें 2 कान तथा 1 जीभ दिए हैं जो इस बात का संकेत करते हैं कि हम लोगों की सुने ज़्यादा तथा बोलें कम। जैसे कम खाना और अच्छा खाना स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हितकारी और बुद्धिमानी का काम होता है, वैसे ही ज़्यादा बोलना अहितकारी और मूर्खता का काम होता है। अतः कम बोलना और उचित बोलना ही अच्छा होता है। बीच बीच में बोलना उचित नहीं होता। चर्चा समाप्त होने के बाद ही नए विषयों की शुरुआत करनी चाहिए। यदि हमें नए विषय के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो चुप रहकर सुनना ही बेहतर होगा। तो यह था दूसरा, समय और समाज की आवश्यकता। तीसरा है भाषा की सरलता तथा सौंदर्य। संभाषण के लिए भाषा का सरल तथा सौंदर्यात्मक होना अति आवश्यक है। यदि भाषा को हम सरल रूप में न रखकर उत्तरोत्तर अलंकारपूर्ण बनाने की चेष्टा करेंगे तो भावों का रसीलापन चला जाएगा और हमारे वाक्यों में केवल विधवा स्त्री ही नजर आएगी। अर्थात भाषा में भावों की अभिव्यक्ति स्पष्ट परिलक्षित होनी चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो सरल, सुगम और सौंदर्य प्रधान हो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। भाषा मनोगत भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। तो ये था तीसरा, भाषा की सरलता तथा सौंदर्य। इसका चौथा बिंदु है आनंदवर्धक भाषण शैली का प्रयोग। बातचीत करते समय हमें आनंदवर्धक भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की बातें कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग हमें तुच्छ समझें। दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कभी न करें। अक्सर देखा जाता है कि कई मनुष्य दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए उसके बारे में अनर्गल की बातें किया करते हैं अथवा अपने वृथा आडंबर में नशे में चूर होकर दूसरों की निंदा करते रहते हैं। परंतु सच पूछा जाए तो हमें ईश्वर के घर में यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है कि हम किसी मनुष्य के घंटे 2 घंटे के आराम के समय को शोकजनक बातों में मलिन कर दें। अतः जिह्वा के लगाम को सदैव अपने हाथ में रखना चाहिए। कई मनुष्यों के पास तो दूसरों की निंदा करने के अलावा और कोई काम नहीं रहता। दूसरों को कष्ट पहुंचाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। अतएव ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। दूसरों को खुशी प्रदान करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। तो ये प्रश्न का था उत्तर। हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि संभाषण करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे संभाषणकर्ता की विशेषताएं क्या है।
और संभाषण करते समय ध्यान देने योग्य 4 बातों को बिंदुवार स्पष्ट कीजिए। तो हम लोगों ने 4 बातों को यहाँ पे बिंदुवार स्पष्ट कर दिया है। सच्चाई, समय और समाज की आवश्यकता, भाषा की सरलता तथा सौंदर्य, आनंदवर्धक भाषण शैली का प्रयोग। तो ये 4 बिंदु। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 यानी हिंदी का टोटल प्रश्न है 23वां। यहाँ पे प्रश्न है, संभाषण के समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उल्लेख कीजिए, अथवा मानव जीवन में संभाषण के नियमों को विस्तार पूर्वक समझाइए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर है, संभाषण के समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है जो कि निम्नलिखित है। पहला नियम, जिस समय हम अच्छी किताबों को अपने लाभ के लिए चुनते हैं उसी प्रकार समाज में एक ऐसे साथी का चुनाव कीजिए जिससे हमें कुछ लाभ मिल सके। यदि उन साथियों से हमें कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा हो तो तुम उसके आनंद और सुधार की वृद्धि का प्रयत्न करो। यदि उन साथियों से तुम कुछ लाभ नहीं उठा सकते या उनको तुम स्वयं कुछ लाभ नहीं पहुंचा सके तो उनका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूसरा है, अपने साथियों के स्वभाव का पूरा ज्ञान प्राप्त करो। यदि वे तुमसे बड़े हैं तो तुम उनसे कुछ न कुछ पूछो और वे कुछ कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यदि छोटे हैं तो तुम उनको कुछ न कुछ लाभ पहुंचाओ। तीसरा, जब परस्पर की बातचीत नीरस हो रही हो तो तुम कोई ऐसा विषय छेड़ दो जिस पर सभी कुछ न कुछ बोल सके और जिससे सभी मनुष्यों को आनंद की प्राप्ति हो, परंतु तुम तब ऐसा करने के अधिकारी नहीं हो जब तुमने नया विषय आरंभ के पहले कुछ न कुछ नए विषय का ज्ञान प्राप्त ना कर लिया हो। चौथा है, जब कोई नई महत्वपूर्ण अथवा शिक्षाप्रद बातें कही जाए या बताई जाए तो उसे अपनी कॉपी में दर्ज कर लेनी चाहिए। दर्ज की गई बातों का सार अपने पास रखकर बाकी को हटा देना चाहिए। पांचवा, जब दूसरों की गलतियों और दोषों को नहीं देखना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हम दूसरों की त्रुटियों और दोषों को जिस दृष्टि से देखते हैं जरूरी नहीं है कि वे भी उसको उसी दृष्टि से देखते होंगे। इसलिए समाज के सम्मुख किसी मनुष्य के दोषों पर स्वतंत्रता पूर्वक आक्षेप, कटाक्ष अथवा टीका टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है। छठवां, किसी भी बात का निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पहले उसके दोनों पक्षों का अच्छे से मनन चिंतन कर लेना चाहिए, तभी निर्णय लेना चाहिए। किसी भी बात को बार बार नहीं बोलना चाहिए। सातवां, यदि अहंकारी व्यक्ति आत्म प्रशंसक अथवा फेक चिल्ली मनुष्य से कुछ काम पड़ जाए तो उसके स्वभाव को देखते हुए हमें उन्हें कुछ कड़े शब्दों में बात करके समझाना चाहिए। यदि वे ना माने तो चुप रहना ही बेहतर है। यदि इसका भी कुछ असर ना हो तो उनसे दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति केवल अपनी ही बातों को महत्व देते हैं। आठवां, बातचीत करते समय अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का व्यर्थ प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हारी बातों से मालूम हो सकता है। यदि तुम प्रयत्न करके हमेशा अपनी बुद्धिमानी प्रकट करना चाहोगे तो संभवतः तुम्हारी बुद्धिहीनता अधिक से अधिक प्रकट हो जाएगी। नवा है, हमें स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक बातचीत करना चाहिए। यदि कोई सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, क्योंकि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं, सभी को अपना अधिकार है, किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बनना चाहिए। दूसरों को स्वतंत्रता के साथ जीने, बातचीत करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। अमूल्य शिक्षा को कम समय में प्राप्त करने का इससे बढ़िया साधन इस संसार में और कहीं नहीं है। 10वां, यदि बात से हमारे मन को ठेस पहुँचे या अपमानजनक लगे तो अपना आपा नहीं खोना चाहिए और कुछ समय के लिए चुप रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जिस बात से आपके दिल को ठेस पहुँची है वो हमारे स्वभाव के कारण हमें बुरी लग रही हो, लेकिन बाकी लोगों को अच्छी लगी हो। सचमुच ऐसी ही बात हो तो कुछ समय के लिए चुप रहना ही बेहतर साबित होगा और कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। हम पढ़ रहे थे, ये 10 बिंदु दिया हुआ है। संभाषण करते समय किन किन बातों और नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसा वर्णन करना है। अब चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तो हम आ गए हैं अगले प्रश्न नंबर 4। यह प्रश्न है, पंडित माधवराव सप्रे लिखित निबंध संभाषण कुशलता के आधार पर भाषण कला की विशेषताएं को लिखिए। इसका उत्तर है, भाषण कला की विशेषताएं। मौखिक संचार का सबसे पुराना और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम है। यह विभिन्न रूपों में हो सकता है और भाषण उनमें से एक है। भाषण आत्मतौर पर एक बैठक है, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि में संदेश देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। भाषण एक बैठक, संगोष्ठी या सम्मेलन में एकत्रित दर्शकों के सामने मुंह के शब्दों या बोले गए शब्दों के माध्यम से संदेश देने के लिए संदर्भित करता है। दूसरा है स्पष्टता। स्पष्टता एक अच्छे भाषण के लिए
अनिवार्य विशेषता है। एक भाषण स्पष्ट होना चाहिए ताकि दर्शक इसे आसानी से समझ पाए। यदि यह दर्शक के लिए अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट नहीं है तो यह अप्रभावी हो जाएगा। तीसरा, संदेश की निश्चितता। भाषण का संदेश निश्चित और विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। संक्षिप्ति। लंबे भाषण से दर्शक अधीर हो जाते हैं, इसलिए भाषण यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए, हालांकि यह अधूरा नहीं होना चाहिए। पांचवा है दिलचस्प। भाषण दिलचस्प और मन भावन तरीके से दिया जाना चाहिए ताकि दर्शकों को ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जा सके। भाषण को रोचक बनाने के लिए विभिन्न कहानियों, उदाहरणों, उद्धरणों और चुटकुलों का प्रयोग भी किया जा सकता है। छठवां, दर्शकों को ध्यान में रखते हुए। भाषण एक विशेष दर्शकों के लिए दिया जाता है, इसलिए वक्ता को दर्शकों की अपेक्षाओं, रुचि और प्रकृति पर सक्रियता से विचार करना चाहिए। सातवां है धीरे धीरे बोलना। एक आदर्श भाषण वह है जो धीरे धीरे और सामान्य स्वर में दिया जाता है। यह दर्शकों को संदेश को स्पष्ट रूप से सुनने और समझने में मदद करता है। आठवां, भावनाओं से मुक्त। एक अच्छे भाषण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह इसे निष्पक्ष और भावहीन तरीके से दिया जाना चाहिए। स्पीकर की भावना उन्हें मुख्य विषय से दूर कर सकती है। नवा है शारीरिक भाषा का प्रयोग। अच्छा भाषण आवश्यक बॉडी लैंग्वेज के साथ दिया जाता है, इसलिए भाषण देते समय वक्ता को विभिन्न अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। 10वां है दर्शकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। एक अच्छा भाषण वो है जो स्पीकर के साथ साथ दर्शकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि श्रोता प्रभावी ढंग से सुनने, भाषण के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने आदि के माध्यम से अपना ध्यान सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। माधव और सप्रे लिखित निबंध संभाषण कुशलता के आधार पर भाषण कला की विशेषताएं। तो यहाँ पे मेन हम लोगों ने जाना भाषण कला की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। हम लोगों ने 10 विशेषताएं देखी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, पार्ट 5 का प्रश्न नंबर 5। संभाषण करते समय हमें किन किन दुर्गुणों से बचना चाहिए उल्लेख कीजिए, अथवा परस्पर बातचीत के दौरान मानव को अवगुणों से दूर रहना चाहिए, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है संभाषण कुशलता से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। परस्पर संभाषण शिक्षा प्राप्त करने का एक बड़ा भारी सुगम साधन है, इसलिए हमें बातचीत करते समय निम्नलिखित दुर्गुणों से बचना चाहिए। पहला दुर्गुण जो बातचीत करते समय अक्सर बहुत से मनुष्यों में देखा जाता है वह है जी हाँ का। ऐसे मनुष्य के सामने चाहे कुछ भी कहा जाए वे ध्यानपूर्वक सुनते रहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य नहीं कहना नहीं जानते, बात चाहे सही हो या गलत केवल जी हाँ करते रहते हैं, पता नहीं इनकी जीभ क्या है। मानो एक खेत है जहाँ जी हाँ नामक घास अधिक मात्रा में उगी हुई है, जिसे ये बात में काट कर दूसरा फेंका करते हैं। ऐसे मनुष्यों के सामने आप असंभव से भी असंभव बातें कर लीजिए, लेकिन कभी भी वे बातों को काटने की हिम्मत नहीं करते, परंतु इनका सिर जब भी हिलेगा तब केवल आकाश से रवाना होकर पाताल में ही ठहरता है। ऐसे मनुष्य को सही अथवा गलत बातों से कोई लेना देना नहीं रहता, केवल जी हाँ करना उनकी आदत सी हो जाती है। तो ये पहला दुर्गुण था। दूसरा दुर्गुण भी पहले दुर्गुण के समान विनाशकारी और पहले दुर्गुण के ठीक विरुद्ध है। किसी मनुष्य का हर बात को नहीं कहने और उसका प्रतिरोध करने का स्वभाव सा हो जाता है, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि हम हर बात का जिस तरह से ठीक और तर्कसम्मत वर्णन पुस्तकों में पाते हैं वैसा हम किसी मनुष्य की ज़बान से बातचीत के समय नहीं पा सकते। संभाषण में मनुष्य को अपने विचार जल्दी प्रकट करने पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभव है कि वह कुछ बीच में तारतम्य को भूल जाए। अतएव दूसरों की भाषण त्रुटियों को तीव्र दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सर्वांगपूर्ण भाषण करना एक मनुष्य से संभव नहीं है। भाषण के दौरान मनुष्य से कहीं ना कहीं छोटी गलतियां हो ही जाती हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा दुर्गुण यह है कि संसार में अधिकांश मनुष्यों में अपने ही विचारों को चलाने का सतत प्रयत्न करते हैं, अर्थात अपने ही बातों को महत्व देते हैं। ऐसे मनुष्यों को जिद्दी या हठी कहा जाता है। जिस बात को वे स्वयं नहीं कर सकते उसमें भी ये पूरा अधिकार जमाना चाहते हैं। इसी विषय में अधिकांश विचारशील मनुष्यों को चाहे कुछ भी राय हो, परंतु ये हठी लोगों की खिचड़ी अलग ही पका करती है। संसार जिनको अवगुण समझता है उसे ये सद्गुण समझते हैं, और संसार जिसे सद्गुण कहता है उसे ये दुर्गुण कहा करते हैं। परंतु सच तो यह है कि ऐसे मनुष्य सिद्धांत रहित होते हैं या किसी बात की सार्थकता पर विचार करने की कष्ट नहीं उठाते।
ऐसे मनुष्य अपनी विचित्र निर्णय शक्ति को अद्वितीय समझते हैं और ऐसे हठी मनुष्य सब काम अपने अहंकार में मस्त होकर करते हैं। वे चाहते हैं कि सब मनुष्य उनकी ही बातें सुने और वह जो कुछ कहें उसे चुपचाप सुनते चले जाएं। तो हमने 3 गुण यहाँ पर जाना है। ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न क्या था एक बार देख लेते हैं फिर से। संभाषण करते समय हमें किन दुर्गुणों से बचना चाहिए, यह था प्रश्न। और परस्पर बातचीत के दौरान मानव को अवगुण से दूर रहना चाहिए, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो हम लोगों ने 3 दुर्गुण यहाँ पर देखा। अब हम चले जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, संभाषण कार्य में सबसे बड़ा अवगुण परिंदा है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। संभाषण कार्य में सबसे बड़ा अवगुण क्या है, विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर, संभाषण कार्य में सबसे पहला अवगुण पर निंदा करना है। पर निंदक मनुष्यों की दशा ठीक उस पागल मनुष्य की तरह होती है जिसके हाथ में एक तलवार दे दी जाए और जो किसी भी मनुष्य को मारने में नहीं हिचकिचाता। निंदा करने वाले प्रत्येक मनुष्य में कुछ भी नैतिक साहस नहीं रहता। वह पीठ पीछे दूसरों की निंदा तो करता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। वह उस कायर शत्रु के समान है जो छिपकर वार करना जानता है। दूसरों की निंदा करने में यह भी एक नुकसान है कि मनुष्य जिसकी निंदा की जाती है अपना दुश्मन बन जाता है। जो मनुष्य यह समझते हैं कि हम दूसरों की जब निंदा किया करते हैं तब वह बात उसके कानों तक नहीं पहुंचती, वो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा होना संभव है क्योंकि कहा जाता है कि दीवारें को भी कान होते हैं। दूसरों की तुम 1000 तारीफ करो परंतु यह बात उसके कानों तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन यदि तुम किसी की निंदा करोगे तो यह बात उसे हवा के द्वारा मालूम हो जाएगी। इस तरह से जिन मनुष्यों की तुम निंदा करोगे वे सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और अंत में निंदा करने वाले मनुष्य की स्थिति वैसी हो जाती है जैसे किसी फुटबॉल की, जो एक जगह से लात खाकर दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह चली जाती है। इसलिए पर अवगुण अन्वेषण करते रहने और दूसरों को तीर के समान तीखी बातों से मारने से अच्छा चुप रहना बेहतर है। जहाँ तक हो सके मुंह की अपेक्षा आँखों से अधिक काम लेना चाहिए। पर निंदा एक मानवीय कमजोरी है जो कि वह स्वयं को कम करके नहीं आंकना चाहता है। जब मनुष्य स्वयं आलस्य अन्य कारणों से संतोषजनक प्रगति नहीं कर पाता तो वह दूसरों की बुराई करके उसका कद छोटा करने का प्रयत्न करता है जिससे कि वह स्वयं बहुत छोटा नज़र ना आए। पर निंदा करना हमारी इंसानी स्वभाव है। हम दूसरों की अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हो सकती है हम सबसे ज़्यादा उनसे ही प्रभावित होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा बुराई होती है। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते और इसी वजह से बुराई कर हम कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उन्हें कमतर समझें ताकि हम उनसे आगे नहीं निकल सकते तो वे हमारे स्तर पर आ जाएं। तो यह था प्रश्न 6वां का उत्तर। प्रश्न 6वां क्या था, संभाषण कार्य में सबसे बड़ा अवगुण पर निंदा करना है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। या संभाषण कार्य में सबसे बड़ा अवगुण क्या है, विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न 6वां भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोगों ने पूरे 6 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट कर लिए। अब खंड आ के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी भाषा सेकेंड ईयर में खंड आ में केवल पार्ट 5 थे। तो इस तरह से सेकेंड ईयर हिंदी भाषा का खंड का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आज पार्ट 5 खत्म हो गया है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे खंड खा का। खंड खा में 4 पार्ट हैं, इसे भी हम पढ़ेंगे क्रम बाय क्रम। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह से अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।